नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 लाइफ में। मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब कम होंगी या ज्यादा? कितने दिन उन्हें जेल में बिताने पड़ेंगे, इस बात का फैसला 31 मार्च को आएगा। सीबीआई के मामले में आज यानी कि 24 मार्च को मनीष सिसोदिया की पेशी हुई। अब दोनों पक्षों की जो दलीलें हैं उन्हें सुन लिया गया है। फैसला सुरक्षित रख दिया गया है और 31 मार्च का इंतजार है। 31 मार्च को फैसला आएगा कि मनीष सिसोदिया को क्या जमानत मिल जानी चाहिए। क्या सीबीआई ने अपनी तरफ से जो आबकारी नीति के मामले में जो केस है वो पूरी उसकी जो जांच पड़ताल है वो पूरी कर ली है, क्योंकि लगातार दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों से यही आरोप आ रहे थे कोर्ट के सामने कि मनीष सिसोदिया जो है वो जो पूछताछ है उसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया से अगर कोई सवाल पूछे जाते हैं तो वो उनका टाल मटोल करके जवाब देते हैं। अभी तक ये भी सामने नहीं आया है कि आखिर क्यों मनीष सिसोदिया ने बार बार फोन को बदला है। फिलहाल ईडी और सीबीआई दोनों ने अपने अपने पक्ष को कोर्ट में रख दिया है और एक बार फिर से ईडी की सुनवाई होनी है। 25 मार्च को ईडी फिर से मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी, यानी कि कल। और कल ईडी के मामले में यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया के जो आरोप हैं वो कोर्ट में रखे जाएंगे। फिलहाल अगर ईडी के पिछले सुनवाई की बात करें तो ईडी ने साफ कह दिया था कि पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन अगर और पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तो वो याचिका को दायर करेंगे। और इसी के साथ ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया था, यानी कि 3 अप्रैल तक मनीष सिसोदिया को जेल में रहना था। लेकिन अगर जमानत मिलती है सीबीआई के मामले में तो ये मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। उसके लिए 31 मार्च का इंतजार करना होगा। और 25 मार्च का इंतजार इसलिए कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई बड़े जो सबूत है वो कोर्ट के सामने पेश कर पाती है या नहीं। इस बात का जो खुलासा है वो 25 मार्च तक ही होगा। लेकिन इससे बीच केजरीवाल लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल ने राहुल गांधी के मामले में उनका समर्थन किया। जब सरनेम के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया तब केजरीवाल ने कहा कि ये किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। हम जो ये फैसला आया है, हम इस फैसले से जो असमर्थ है, हम इस फैसले को सुन करके काफी ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि विपक्ष का काम है सवाल पूछना, जनता का काम है सवाल पूछना, और राहुल गांधी ने सवाल भी पूछा। अब ऐसे में जहां राहुल गांधी और मनीष सिसोदिया ये दोनों अलग अलग पार्टी के नेता कभी एक साथ एक मंच पर खड़े होना भी ठीक नहीं समझते थे, उस वक्त मनीष सिसोदिया जब जेल में है, केजरीवाल ने राहुल गांधी के पक्ष में उनका समर्थन किया। इसे भी लोग अलग अलग अंदाज से देख रहे हैं। कुछ लोगों का यही कहना है कि क्या राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलने वाली है। फिलहाल अगर कयासों की बात करें तो इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के साथ ही ये जो कयास है, ये जो अनुमान थे वो कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक और राहुल गांधी जो अपने बुरे दौर से गुजर रहे हैं, वही कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। लेकिन इसी बीच में जो केजरीवाल हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ निशाना साधने से बाज नहीं आ रहे हैं, बार बार निशाना साध रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि एक बार फिर से मनीष सिसोदिया का समर्थन करते हुए केजरीवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जो लोगों को खटक गया। दरअसल केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया की जो तुलना है वो भगत सिंह से कह दी। क्या कुछ उनका बयान है, उस बयान को हम सुनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिस बयान में उन्होंने भगत सिंह का जिक्र किया है वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। उन्होंने मनीष सिसोदिया को सीधे भगत सिंह के साथ जोड़ दिया। भगत सिंह के साथ उन्होंने मनीष सिसोदिया को रखा है। क्या कुछ कहा है, पिछले 3 साल से देश में 60,000 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ऐसे में सरकारी स्कूल आखिर बंद क्यों हो रहे हैं, ऐसे सवाल केजरीवाल ने सत्ताधारी पार्टी से पूछा, यानी कि बीजेपी से पूछा। और साथ ही ये भी कहा कि अगर कोई
पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो उसे पता होता कि देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षा कितनी जरूरी है। वो 60,000 सरकारी स्कूल को बंद नहीं करते, वो 6 लाख सरकारी स्कूल खोलते। देश की आजादी के 75 साल बाद भी देश में विकास नहीं हुआ। साथ ही उन्होंने भगत सिंह का जिक्र किया। भगत सिंह का जिक्र करते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस वीडियो में। आजादी के बाद 75 साल हो गए, आज तक देश के सरकारी स्कूलों का इन सारों ने मिलकर भट्ठा बिठा दिया। गरीब अपने बच्चों को मजबूरी में सरकारी स्कूलों में भेजते हैं। 75 साल के बाद ऊपर वाले ने एक शख्स को भेजा, मनीष सिसोदिया। उसने देश के दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आप जाके देखो, अभी मैं 4 दिन पहले एक नया स्कूल उद्घाटन करके आया हूं। दिल्ली का डीपीएस मॉडर्न स्कूल, वसंत वैली, जीडी गोयंका को पीछे छोड़ते हैं आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल। इतना शानदार स्कूल, इतने शानदार सरकारी स्कूल, इतना हमारे बच्चे, गरीबों के, रिक्शे वाले के, मजदूर के बच्चे आज डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बन रहे हैं। ऐसा शख्स जिसने देश के करोड़ों करोड़ों बच्चों के मन में, उनके मां बाप के मन में एक उम्मीद पैदा की कि हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सकती है। नहीं तो एक रिक्शे वाले का बच्चा सोचता था मेरा बेटा भी रिक्शा चला लेगा, मजदूर का बच्चा सोचता था मेरा बेटा भी अब मजदूर बनेगा बड़ा होके। अब ये सपना देख रहे हैं हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, अमीर बनेंगे। ऐसे शख्स को प्रधानमंत्री जी ने जेल में डाल दिया। कोई अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो मेरे को फोन करते, कहते अरविंद जी पार्टीबाजी छोड़ो, आप ये मनीष सिसोदिया को मेरे को दे दो, मैं इसको देश का शिक्षा मंत्री बनाऊंगा। बोलते कि नहीं बोलते? उन्होंने इनको पकड़ के जेल में डाल दिया। बताओ, मेरे को बड़ी तकलीफ हुई। अब मनीष सिसोदिया के लिए नहीं, मनीष सिसोदिया तो भगत सिंह है, जान ले लो उसकी, फांसी पे चढ़ा दो, खुशी खुशी देश के लिए फांसी पे चढ़ जाएगा। मुझे देश के लिए चिंता हुई कि इतने अच्छे शख्स को इन्होंने उठा के जेल के अंदर डाल दिया। तो देखा आपने कि भगत सिंह का जिक्र करते हुए क्या कहा है प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने। साफ तौर पर केजरीवाल का कहना है कि मनीष सिसोदिया को आप जान से मार दीजिए, उन्हें आप मार भी देंगे तो इसमें केजरीवाल यानी कि उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा कि मनीष सिसोदिया भगत सिंह हैं, इसलिए वो खुशी खुशी फंदे पर भी लटकने के लिए तैयार हैं। इस तरीके की बातें कही। अब ये जो बात है वो लोगों को काफी ज्यादा खटक रही है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना कसते हुए सिसोदिया को क्यों भगत सिंह के साथ केजरीवाल ने जोड़ने की कोशिश की है। आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अलग अलग बयानों से कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही हैं। जब भी बीजेपी पार्टी के खिलाफ कोई भी बयान आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी पार्टी, ये पार्टियां दे रही हैं, तब से उनके खिलाफ ईडी या सीबीआई का शिकंजा कसा जा रहा है। इस बात को खुद 14 राजनीतिक दलों ने माना और इसलिए इन 14 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख आजमाया। सुप्रीम कोर्ट का रुख इसलिए क्योंकि इन 14 राजनीतिक दलों का कहना है कि ईडी और सीबीआई को विपक्षी पार्टियों के खिलाफ लगाया जा रहा है, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि उसी विपक्षी पार्टी के नेता के खिलाफ अगर रेड होती है और वो नेता बीजेपी में चले जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होती। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 95% तक केस बीजेपी के खिलाफ 95% तक के जो केस हैं वो सीबीआई विपक्षी पार्टियों पर उस पैच विपक्षी पार्टियों का कहना है कि 95% जो केस है वो विपक्षी नेताओं के नाम है। सीबीआई और ईडी उन केसों के जरिए विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है और इसका जो सीधे सीधे असर है वो चुनावों पर पड़ रहा है और नेताओं की
छवि पर पड़ रहा है। फिलहाल इसमें आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी याचिका को सुनने के लिए 6 अप्रैल का वक्त जो है वो तय किया है। उस दिन सुनवाई होगी और उस दिन ये फैसला होगा कि क्या सच में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इन केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, क्या इन केंद्रीय जांच एजेंसियों के जरिए वो 2024 की सत्ता वापस ले लेगी, या फिर केवल ये आरोप हैं जो विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार पर लगा रही है। इसके लिए सभी की निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ओर लगी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला और उसी फैसले के बाद जो ये ईडी और सीबीआई पर लगातार विपक्षी पार्टियां निशाना साधती आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उस निशाने पर कोई एक ठोस कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल देखना ये होगा कि 25 मार्च के दिन मनीष सिसोदिया पर क्या फैसला होता है, क्योंकि मनीष सिसोदिया इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक वो नेता थे जो केंद्रीय अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरे नंबर के नेता माने जाते थे और एक पार्टी को वो एक सही ढंग से संचालित करने में काफी ज्यादा कारगर साबित होते थे। लेकिन अब वो खुद जेल में हैं, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। अब जो पूरी कमान है वो कैलाश गहलोत के हाथों में है। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल और कैलाश गहलोत ये दोनों कैसे पार्टी का संरक्षण करते हैं, सहेज करके रखते हैं, और मनीष सिसोदिया को कैसे अपनी रणनीति के साथ वो बचाते हैं। और 2024 में प्रधानमंत्री पद का जब चुनाव होगा, लोकसभा का जब चुनाव होगा, तो केजरीवाल एक अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल बता दें कि ये विपक्षी पार्टियों की बात करें तो 2 चेहरे ऐसे हैं जो इस चुनाव में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं, पहले केजरीवाल और दूसरे ममता बनर्जी। इस लिस्ट में तीसरा नाम राहुल गांधी का था, लेकिन राहुल गांधी क्योंकि इस लिस्ट से बाहर हो चुके हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है, तो ये भी देखना काफी वाजिब होगा कि क्या अब इसकी कमान प्रियंका गांधी संभालती हैं, क्या लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के लिए प्रियंका गांधी आगे आएंगी या फिर नहीं।